बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, इस चैनल के ऊपर एक सिलसिला जो शुरू किया है इसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसलिए भी यकीनन पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन कहानियों के अंदर आपके लिए बहुत से पैगाम मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो हम सब के लिए एक सबक है, जिनको मैं कहती हूँ कि आप ख़ुद भी सुनिए और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि ज़माने में किन किन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ सकता है और कुछ उससे सीख सके, कुछ आपके काम आ सके। इसके लिए मैं अपना मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मैं अब इसको पिन भी कर दूंगी अपने मैसेजेस में, कमेंट्स के सेक्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस पिन करने लगी हूँ। और आप लोग जो अपनी ज़िंदगी से कहानियाँ अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि लोगों के लिए सबक आमोज़ हो सकती हैं, लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं जिसमें उनके लिए सबक पिन्हा होगा, उनको कोई रास्ता दिखाया जा सकता है, कुछ बताया जा सकता है, तो यू आर मोर देन वेलकम। ज़रूर शेयर करें। हमारे इर्द गिर्द इस तरह की हज़ारों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेरे साथ शेयर की है एक लड़की ने और नाम उनका रख लेते हैं हम नाइला। और नाइला ने अपनी ज़िंदगी की उन गलतियों का ज़िक्र किया, बड़े खुल के ज़िक्र किया है। कुछ बेवकूफ़ियाँ जो मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी लड़कियां जो है वो ये समझ कर जाती हैं कि चलो ऐसा भी क्या है, वक्त पास हो रहा है। लड़के भी करते हैं इस तरह की गलतियाँ, लेकिन लड़कियों को अनलकीली हमारे मुआशरे में बड़ा फिर सफ़र करना पड़ता है। बाद में उनकी ज़िंदगी जो है वो क्या रूप इख्तियार कर लेती है आप सोच भी नहीं सकते। बाद में यही चीज़ें जो है उनका पीछा करती हैं, उनकी ज़िंदगी में किस कदर तलखियाँ आ सकती हैं ये ज़रूर आप सुनिए और बच्चियों को भी बताइए कि किस तरह से उनकी छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं उनकी ज़िंदगी का रूप बन सकती हैं। नाइला ने जो ये कहानी शेयर की है, मैं आपको बताती चलूँ, ये फ़र्ज़ी नाम है, मैं उनका असल नाम नहीं ले रही, तो अगर किसी और के नाम के साथ इसकी कोई मुमासलत हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। अलबत्ता नाइला ने शेयर किया कि वो लाहौर के एक बहुत ही अच्छे और पॉश कॉलेज में पढ़ती थी और पॉश इलाके की रहने वाली थी और उनकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर एक भौंचाल जो आया वो उनकी उस हरकत की वजह से आया जो उन्होंने जवानी में जाने अनजाने में की थी। स्टोरी क्या थी ये अब ज़रा सुनते जाइएगा। नाइला की कहानी शुरू होती है वहाँ से जब नाइला का एडमिशन होता है लाहौर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में। नाइला की बहुत सी नई दोस्तें बनती हैं और बहुत अच्छी क्लास की लड़कियाँ भी होती हैं, खूबसूरत लड़कियाँ भी होती हैं। नाइला चूँकि ख़ुद भी एक बड़ी अच्छी खुशशक्ल लड़की है, दराज कद लड़की है, खूबसूरत लड़की है और उसके बकौल उसकी दोस्तियाँ भी जो है कुछ ऐसी ही लड़कियों से हुई जो खूबसूरत भी थीं, अच्छे घरों से भी थीं और काफ़ी मॉडर्न भी थीं। वो कहती है कि कॉलेज का एक नया नशा होता है। आप एक कॉलेज में जब एंटर होते हैं वहाँ पे जब आपकी दोस्तें भी आपको बहुत अच्छी मिलती हैं और एक मज़े का माहौल भी होता है। कॉलेज में आपको पता है कि लड़कियाँ लेक्चर्स भी बहुत से बंक करते हैं, फिर उसके बाद बाहर भी बैठते हैं। बाहर कॉलेज से जाने का भी एक रिवाज होता है। कुछ जगहों पे बड़ी सख्ती होती है, कॉलेज से बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी वहाँ पे उसको बाहर आने जाने में कोई ममानियत नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो नाइला ने कहा कि एक नया एक समझिए कि सही हमने वक्त को एंजॉय करना शुरू किया था, जवानी को एंजॉय करना शुरू किया था, तो बहुत सी नई चीज़ें आप नए लोगों से सीख भी रहे होते हैं। उनमें कुछ दोस्तें ऐसी भी थीं जिनके बहुत से फ्रेंड्स भी थे, लड़कों के साथ दोस्तियाँ, बातचीत। ऐसे में वो कहती है कि उनकी दोस्त की एक दोस्त था, यानी कि उनकी फ्रेंड का एक दोस्त था जिसने उसे कहा कि अपनी किसी दोस्त से हमारी दोस्ती करा दो, मेरा दोस्त जो है मेरे साथ आता है जाता है। कई दफ़ा वो उसकी गाड़ी में उसको मिलने के लिए कॉलेज के बाहर आता था, तो चूँकि दोस्त जो है वो कैरी करता था तो वो उसने उससे कहा कि अपनी किसी दोस्त से दोस्ती करा दो, तो उसने इससे बातचीत कराई। ये कहती है कि मेरा कोई ऐसा दिल तो नहीं था, लेकिन उसके कहने पे मैंने फ़ोन पे बातचीत कर ली, लेकिन मैंने दिल में यही सोचा हुआ था कि ये सिर्फ एक टाइम पास है, शादी तो मैं वहीं पे करूँगी जहाँ पे मेरे माँ बाप कहेंगे। यानी दिल में कहीं एक वो चीज़ मौजूद थी कि ये बात गलत है, ये मैंने नहीं करनी, बस एक डिस्टेंस तक। कहती है मैंने भी बस ऐसे बातचीत की और बात आई गई हुई। उसके बाद वो कहती है कि कुछ दिनों के बाद उसने मुझे लाके एक चॉकलेट का बड़ा डब्बा पकड़ाया और साथ में एक गिफ्ट छोटा सा दिया और उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। बड़ी माज़रत के साथ कुछ लोगों को मेरी ये गुफ्तगू बड़ी अजीब लग रही होगी और मुझे भी कई दफ़ा इस तरह की स्टोरीज़ बताते हुए थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन ये कहानियाँ हैं हमारे इर्द गिर्द से और आपको बताना मकसूद है कि होता क्या है। फिर
वो कहती है कि जब मुझे इस तरह का गिफ्ट मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई पसंद भी कर सकता है और मैं कोई इम्पॉर्टेंट हूँ, और गिफ्ट मिलना जो है वो किसको अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो कहती है कि एक और उसकी दोस्त थी, उसने भी इसी तरह की कोई उससे बात की और उसने वहाँ पे भी बातचीत कर ली और वहाँ से भी उसको गिफ्ट आ गया। वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का चस्का सा पड़ गया कि मुझसे कोई बात करने के लिए तड़प रहा है, जब मेरा दिल करे तो मैं बात करूँ, जब मेरा दिल करे तो मैं ना बात करूँ, और तोहफे हैं तो ले लिए और एक अदाएँ भी दिखा दी, और एक अपने आप में वो कहती है कि मुझे अपनी खूबसूरती का जो इससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था, मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ और लोग मेरे पीछे जान देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, पढ़ाई भी होती रही, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी किसी से मिलने बाहर नहीं गई थी। ये मैंने एक अपना रखा हुआ था डिस्टेंस, फ़ोन पे बात कर ली, गेट पे खड़े होकर देख लिया, हेलो हाय कर दिया, हाथ लहरा दिया। बड़ी बार बहुत मुझे फोर्स भी किया मेरी दोस्तों ने कि चलो तुम मेरे साथ, लेकिन मैं कभी गई नहीं, मैंने कभी कदम बाहर नहीं रखा। ऐसे में वो कहती है कि एक लड़के से फिर दोस्ती हुई इसी दौरान में, और वो लड़का जो है वो बड़े अच्छी फैमिली का था, और उसने बहुत चक्कर कॉलेज के आसपास लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसको मेरे घर का पता भी लग गया। तो इससे मैं खौफज़दा भी हो गई, लेकिन उसने बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजे। उसने यहाँ तक कि वो कहती है कि एक गोल्ड की रिंग भी भेजी। वो इस कदर उसके चक्कर में पड़ गया था कि उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को भेजना चाहता हूँ। लेकिन उन दिनों इसकी बातचीत अपनी फैमिली में चल रही थी, मंगनी की बातचीत चल रही थी, तो उसने कहा कि मैंने उसको टरखाए रखा। लेकिन ये ज़रूर था कि वो बहुत ज़्यादा आगे शायद जा चुका था, और उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा होता था कि वो बहुत सीरियस है। और मुझे ये चीज़ भी वो कहती है कि एक नॉर्मल सी लगी, क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू हो गई थी कि मैंने इस चीज़ को ऐसे सोचा नहीं कि ये किसी का दिल दुखाने की वजह बन सकती है। बल्कि वो कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जिस तरह मैं दिल लगी कर रही हूँ, शायद दूसरे भी दिल लगी कर रहे हैं, और ये एक टाइम पास है। ऐसे में वो कहती है कि उस लड़के ने एक दफ़ा इसको कहा कि मेरी एक जगह जो है मंगनी हुई हुई थी, मैंने तुमसे कभी ये बात जिक्र नहीं किया, बचपन की मंगनी हुई थी, और चूँकि वो हमारी रिश्तेदार भी है, मेरी वालदा की बहन की बेटी है, लेकिन मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं ये मंगनी अब नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने पहले तो उसको कहा कि ये तो तुम्हारे मतलब बड़ा गलत हो जाएगा, मेरे लिए तुम ऐसा ना करो। लेकिन उसने कहा कि तुम क्या मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो? तो कहती है कि मैंने उसे कहा कि हाँ ये तो सच है, क्योंकि वो कहती है कि एक झूठ जिसको मैं लेकर चल रही थी, मैं उस झूठ को अब एकदम से ख़त्म तो नहीं कर सकती थी। और मुझे ये भी खौफ था कि वो मेरा घर भी जानता है, वो मेरे घर के बाहर गेट के आसपास भी कई दफ़ा गाड़ी लेकर आता जाता रहा। तो मुझे एक डर और खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे घर वालों को कोई शिकायत कर दे या कोई इस तरह की बात हो जाए। और कहती है मैं इस सोच में पड़ गई कि अब मैंने इससे जान किस तरह छुड़ानी है। लेकिन मैंने उसको ये ज़रूर कह दिया कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी इस बात को इतना सीरियस लेगा कि उसने अपने घर में वो मंगनी जो है इसको ख़त्म करने का कह दिया, जिस पर उसके घर में बहुत भूंचाल आया, बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो है उसके घर वाले जो हैं वो चुप कर गए। ये सब कुछ जब हो गया और मामला उसके घर में जब खामोशी की तरफ गया, तब उसने इसको फ़ोन करके बताया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम लिया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। तो वो जिस वक्त मुतमईन हो जाएंगे, थोड़ा सा और मेरे घर में माहौल जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूँगा। तो कहती कि मैं बड़ी परेशान हुई, क्योंकि मेरा तो रिश्ता जो है वो अपने रिश्तेदारों में तय पा रहा था। और वो कहती है कि मैंने उसको फिर कहा कि तुमने बहुत देर कर दी। कहती मुझे यही बात समझ आई, मैंने उसे कहा कि तुमने बहुत देर कर दी, मेरा तो रिश्ता तय हो गया है। यहाँ पर वो लड़का जो है कहती है कि सन्नाटे में आ गया, और उसने मुझे कहा कि जब मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, जब मैंने तुमसे पूछा उस वक्त भी तुमने मुझे कोई इनकार नहीं किया, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हारी कहीं बात तय हो रही है। तुम मुझसे रोज़ गुफ्तगू करती थी, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तो वहाँ पर उसने फिर कहा कि नहीं अब तो ये हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो कहती है कि उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे बहुत फ़ोन किए, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, और मैंने उससे कहा कि अब तुम मत आना, बीच में मत आना। वो कहती मैं बहुत खौफज़दा भी रही कि क्योंकि अब मुझे ये भी डर था कि वो अगर हमारे घर आता और मामला और खुल जाता या कुछ और बात आगे बढ़ती, और मेरी तो बात मंगनी तक पहुँच चुकी थी और मामलात जो है वो काफ़ी आगे जा चुके थे। तो वो कहती मैं खौफज़दा बहुत थी, लेकिन मैंने उसको 1-2 मैसेजेस ज़रूर डाले कि अब मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, और वो खामोश हो गया। उसके बाद वो कहती है कि उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई, उसकी 2 नंदें भी थीं जो कि उससे कम उम्र थीं, छोटी थीं, शादीशुदा नहीं थीं। वो कहती है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी, और हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। इसी दौरान वो कहती है कि मेरी नंद का रिश्ता जो है वो आया, और सब ने कहा कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और जिस वक्त मुझे दिखाया गया, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी, तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये उसी लड़के का था जो जिस लड़के के साथ मेरी बात जो है चल रही थी और जो मुझसे शादी करना चाहता था। बड़ी परेशान हुई, और उसने जब उससे उसकी राय पूछी गई तो उसने उनको थोड़ा सा गुमराह करने की भी कोशिश की कि मुझे तो कोई इतना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन घर वालों को ये रिश्ता बड़ा पसंद आया था।
تب یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک خوف کے عالم میں تھی میں کہ یہ اگر یہاں پہ شادی ہوگی، یہاں رشتہ داری ہو جائے گی اور پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. تو اس نے اس ڈر اور خوف میں اس لڑکے کو فون کیا اور اسے کہا کہ تم نے جہاں رشتہ بھیجا ہے وہ میری نند ہے اور خدا کے لیے یہاں شادی نہ کرو، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. اور وہ کہتی ہے کہ اس کا جواب سن کر میں پریشان ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر جہاں منگنی توڑی، ہمارے گھر میں اتنی لڑائی جھگڑا پڑا، میں اتنے دن اتنا پریشان رہا، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہیں پہ شادی کروں گا جہاں پہ تم شادی کرو گی. اور کہتا ہے کہ پھر میں نے تمہاری نند کو یہ جو رشتہ بھجوایا ہے یہ پوری پلاننگ کے تحت بھجوایا ہے، اب میں اور تم اب رشتہ دار ہوں گے. وہ کہتی ہے کہ میں یہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں زیادہ سے زیادہ سوچ رہی تھی کہ یہ بدلہ لے گا تو اتنا ہی لے گا کہ کہیں بتا دے گا، کچھ کہہ دے گا، لیکن یہ تو میرے ہی گھر میں نقب لگا رہا ہے. اس کے بعد کی کہانی ذرا طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کی نند کی شادی ہوئی اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی، بہت خوفزدہ تھی. میں بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی، نہ میری ایسی کوئی تصویر اس کے پاس تھی نہ کچھ اور تھا، لیکن مجھے ایک ڈر اور خوف تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا بتائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جب شادی ہوئی اس کی نند کی تو اس کی نند جب ان کے گھر ظاہر سی بات ہے وہ آئے گئے، جو کچھ بھی چلتا رہا معاملہ، اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی نند کو ان کے ہی گھر آ کے رہنا پڑا اور ساتھ میں اس لڑکے کو بھی ان کے گھر آ کے رہنا پڑا. اس کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے. اس نے یہ بتایا کہ اس لڑکے نے کچھ ایسی پلاننگ کی کہ ان کو یہیں پر رہنا پڑے اور وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کو اذیت دینا چاہتا تھا. اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سا چلا اور وہ وہاں پر یہ سارے معاملات چلتے رہے اور بلی چوہے کا گیم جو ہے ہمارے گھر میں کھیلا جاتا رہا. جہاں پر میں اس کو دیکھتی تھی میرے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ جاتا تھا کہ میں شرمندہ بھی ہو جاتی تھی اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا. اس کے بعد فائنلی وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بہن اب یہاں پہ رہ رہی ہے، ہم لوگ کوئی اگر الگ گھر لے لیں یا اس طرح. تو اس بات پہ وہ ناراض بھی ہوئے. تھوڑا سا کچھ وہ کہتی کہ میرے ایسے کچھ باتیں ہوئیں اوپر نیچے، کچھ ہماری گفتگو کچھ سنی گئی، میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو سب بتا دیا. جب اس نے اپنی بیوی کو سب بتایا تو اس کی نند نے اس کے شوہر کو سب کچھ جا کے بتایا. اور جب اس نے سب کچھ بتایا تو وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہماری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی. میرے شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم پہ پہلے ہی شک تھا اور اب تو یقین میں بدل گیا. یہ بہن نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، میں نہ تمہیں فیس کر سکتا ہوں نہ میں اس شخص کو فیس کر سکتا ہوں. وہ کہتی ہے ہماری زندگی میں اتنی تلخیاں آئیں کہ اب ہم الگ کمروں میں سوتے ہیں. یہاں تک کہ میرے شوہر مجھے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ تم گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اور خاص طور پہ جب اس کی نند کبھی آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ کہتی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتی ہوں، نہ میں اپنی نند خود فیس کر سکتی ہوں نہ میں اپنے شوہر کو فیس کر سکتی ہوں. اس شخص نے ایسا بدلہ لیا اس کے ساتھ. کئی دفعہ لوگ جو ہیں بہت ہی تلخ ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے میں بھی بہت ہی تلخ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کہانیاں سنتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈرامہ ہے، لیکن ڈرامے بھی حقیقت پر ہی مبنی ہوتے ہیں. وہ جوانی کی کچھ غلطیاں جو ہیں وہ آپ کے آگے آتی ہیں. ابھی تو یہ ایک واقعہ جو اس کے آگے آیا، وہ جو بہت سی دوستیاں اس نے کی تھیں، وہ جو بہت سے لوگوں سے باتیں کی تھیں، اگر ان میں سے کوئی آ کر کبھی اس کے شوہر کو بتا دے کہ تمہاری بیوی نے ہمارے ساتھ بھی کبھی دوستی کی ہے، ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا وقت گزارا ہے یا ہم سے بھی ایسی باتیں کی ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہ شوہر جو ایک الگ کمرے میں سوتا ہے شاید وہ اسے اپنے گھر سے ہی نکال دے یا اپنی زندگی سے ہی نکال دے. وہ جو ایک رشتے کے اوپر اتنا سیکھ پائے. اپنے اندر تھوڑی سی گنجائش پیدا کیجیے. پہلے تو بچیوں کو سمجھائیے کہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ دوستیاں جو ہیں بعد میں آپ کے لیے کتنا بڑا جنجال بن سکتی ہیں، جن کو آپ ٹائم پاس سمجھتے ہیں کبھی کوئی بدلہ لینے پہ بھی آ سکتا ہے. کبھی کسی کو اتنی سخت تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے کہ پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بھی جہنم بنا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ بدلے میں اتنا حد سے آگے نہ بڑھ جائیں. زندگی کا ایک فیز جو گزر گیا ہے اب اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں. کسی کی بھی زندگی اس حد تک برباد نہ کریں. نادانی میں بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں، درگزر کریں. میں تو یہی کہوں گی نائلہ کے شوہر سے بھی کہ جو غلطی ہوئی وہ نادانی میں ہوئی، وہ شادی سے پہلے کی غلطی تھی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس شخص نے بدلہ ایسا لیا کہ وہ اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اس گھر میں اس کا آنا جانا ہے ہر وقت کا. اور یہ بہت مشکل ہے اس کے شوہر کے لیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے روز اور پھر اپنی بیوی کو دیکھے اور پھر ان تمام حالات کو اس کے اوپر صبر بھی کرے. اینی میں نے کہا یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو بیٹوں کو اپنے زبان میں رکھے. اللہ حافظ.